हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में मगन मस्त होंगे। और मैं संदीप भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के सुंदर से चैनल में, यूपी बोर्ड मंत्र में। तो आई होप आप लोग जितनी भी मैंने क्लासेस अभी तक कराई हैं वो सारी की सारी क्लासेस कर लिया होगा और मज़े तरीके से नोट्स भी बना रहे होंगे। तो मैंने जितनी भी क्लासेस आप लोगों को कराई हैं वो सब के सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। बाकी अब यहाँ पर जो भी क्लासेस होंगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही होंगी, क्योंकि बोर्ड 2027 के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम समय में हमें सारी चीज़ों को कवर करना होगा। तो इम्पोर्टेंस ज़रूरी है हमें पढ़ना। हमें कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ में इम्पोर्टेंस भी पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा और श्वसन में जितना भी आप सभी का देखिएगा, जो भी आप सभी के श्वसन में इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं, जो भी आपके पेपर में पूछी जाती हैं, वो सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग मुझे कम से कम समय दीजिएगा और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। और देखिए, क्या है कि श्वसन का पूरा जो है कंप्लीट कह सकते हैं आप लोग, कंप्लीट रिवीजन भी है और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, ज़्यादा लंबी देखिए मैं तो कभी ज़्यादा लंबी लाता ही नहीं हूँ। आधा घंटा 40 मिनट से ज़्यादा मेरी आते क्लास नहीं गई है अब तक। तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो बाकी आप लोग धैर्य बनाकर एकदम पेन पेपर लेकर या कॉपी लेकर बैठ जाइए एकदम से और तैयार हो जाइए हमारे साथ समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो अगर आप लोग छापना चाहते हैं तो पहले समझ लीजिएगा अच्छे से, फिर इसके बाद छापना स्टार्ट कीजिएगा। आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट करने का मौका भी दिया करूँगा या आप लोगों के पास मैं क्या करूँगा, पीडीएफ भेज दूँगा। चलिए, क्या पढ़ना था हमको? श्वसन। श्वसन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। ओके। तो बाकी अंग्रेजी नहीं पूछी जाती है, छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाली। चलिए, तो देखिए, जैव प्रक्रम या कह सकते हैं जो हमारा पहला चैप्टर आता है जीव विज्ञान का, जैव प्रक्रम, ये उसी का अंग है कह सकते हैं, श्वसन। और हमने पहले पढ़ा था क्या, पोषण पढ़ा था। तो पोषण की क्लास आप लोगों ने देख लिया होगा। फिर मानव का उत्सर्जन भी हमने पढ़ा दिया है कंप्लीट। उसमें कोई मतलब उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो 5 नंबर का है, हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि अब उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो अब ये है श्वसन, कंप्लीट श्वसन, रेस्पायरेशन। अब इसके बाद आप लोगों को दूसरी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं श्वसन के कौन कौन से अंग होते हैं। श्वसन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, तो वायवीय श्वसन समझेंगे। क्या समझेंगे सबसे पहले? तो वायवीय श्वसन। बस आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा और विश्वास कीजिएगा, मैं आपको सिखा के इसी क्लास में जाने वाला हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक। क्या समझेंगे? श्वसन। तो श्वसन की परिभाषा क्या कहती है? वायवीय श्वसन, सॉरी, श्वसन तो आप लोग जानते हैं ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, और उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है वही तो हमारे श्वसन है। तो श्वसन, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को श्वसन के बारे में कुछ ज़्यादा बताना चाहिए। यही तो है सिंपल सा श्वसन, कि क्या वायु को शरीर के अंदर लेना और उसे छोड़ना, तथा जब हम लोग लेते हैं उसे तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उससे वायु के माध्यम से जो हमें ऊर्जा मिलती है वही हमारा श्वसन है। ये हमारी श्वसन की प्रक्रिया है। ये आप लोग दूसरी परिभाषा मतलब इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एक तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसके पार्ट्स पढ़ेंगे सबसे पहले, बाकी अगर आप लोग कहते हैं तो फिर श्वसन ही देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई कोई भाई कहेगा यार बेसिक चीज़ें नहीं बताते हो आप लोग, है ना। तो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास पहले। तो इस प्रक्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त की जाती है। ऑक्सीकरण कैसे होता है? मतलब जैसे ही कोई चीज़ ऑक्सीजन लेते हैं, कोई चीज़ का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, बाकी उसके साथ कई सारी गैसें जाती हैं, हम उस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। क्या लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जब भी कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ता है, जुड़ते का मतलब जाता है, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिएक्शन आप लोग पढ़ेंगे किसमें? रसायन विज्ञान में, ठीक। तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन जा रहा है तो इसलिए वो ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो भोजन का ऑक्सीकरण, इस प्रक्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। यह ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की एक अपचयी क्रिया है। कैसी क्रिया है? जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की एक अपचयी क्रिया है। तो अगर कोई पूछेगा कि जो
भोजन का ऑक्सीकरण होना और इससे ऊर्जा मुक्त होना, ये कौन सी क्रिया कहलाती है? तो जैव रासायनिक क्या कह सकते हैं? जैव रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया या जैव रासायनिक क्रिया कह सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं इतनी चीज़ें समझ में आई तो कोई टेंशन मत लीजिए यार, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उन पर हम ज़्यादा फोकस भी नहीं करते हैं। ठीक, तो वायवीय श्वसन को देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे कि अगली क्लास डिफरेंसेस पर लाइए, देखिए मैं सोच रहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के डिफरेंस है यानी अंतर है, तो हम एक ही क्लास में लेकर आ जाए सारे के सारे 5 6 7 जितने भी डिफरेंस हो गए आपके जीव विज्ञान में, उनको एक साथ लेकर एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे। बस हमारा मेन मोटिव यही है। ठीक है, अच्छा, वायवीय श्वसन क्या है? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब जब वायवीय श्वसन है तो वायु के उपस्थिति में तो होगा ही, और एक श्वसन है तो श्वसन में ऑक्सीजन का होना अनिवार्य होता है। तो वायवीय श्वसन क्या है? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। अब वायवीय श्वसन है तो ऊर्जा तो मुक्त करेगा ही। ठीक, कैसे? बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। श्वसन द्वारा मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। अगर कोई कहे कि जो ऊर्जा मिलती है हम लोगों को, वो किस रूप में मिलती है? श्वसन द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है वो किस रूप में मिलती है? तो आप कहेंगे एटीपी के रूप में मिलती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास कि एटीपी का ऊर्जा केंद्र क्या है या ऊर्जा ग्रह क्या है, घर कौन सा है? तो ऊर्जा ग्रह क्या है? आप लोग कमेंट में बताइएगा ऊर्जा ग्रह क्या है, या अगर आप लोग चाहें तो मैं देखिए बता दे रहा हूँ। ऊर्जा ग्रह और इसका दूसरा भी नाम होता है, मतलब इसके मल्टीपल्स नाम होते हैं। तो कभी ऊर्जा ग्रह के नाम से आ जाएगा कि कभी ऊर्जा केंद्र के नाम से आ जाता है। तो काफ़ी सारे नाम है। तो क्या है? माइट्रोकांडिया। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, माइट्रोकांडिया। क्या लिख रहे हैं यार? माइट्रोकांडिया लिखना था। माइट्रो माइट्रोकांड्रिया लिख लीजिएगा आप लोग। मिट गया यार। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा माइट्रोकांडिया, कोई ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। चलिए वायवीय श्वसन को समझते हैं। वैसे वायवीय श्वसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कभी कभी इसका क्या है, अंग्रेजी में भी दे देता है, कहेगा पावर हाउस। बताओ, पावर हाउस भी यही है। ठीक है, तो बाकी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी वायवीय श्वसन में। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है। वायवीय यानी वायु का होना अनिवार्य है, ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। अवायवीय श्वसन में समझेंगे, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। ये क्रिया कहाँ पर होती है? जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। तो अनुपस्थिति में होती है और अल्प मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती है। मतलब जो अवायवीय श्वसन होती है ना, ये कम मात्रा में ऊर्जा को मुक्त करती है। कैसे? कम मात्रा में। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब इनके भागों पर चर्चा करेंगे कि मतलब वायवीय श्वसन कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले हम पौधों में श्वसन समझेंगे, क्योंकि पौधों में क्या होता है? वायवीय श्वसन पौधों में होता है। पौधों में कैसे श्वसन होता है? पौधों में वायवीय श्वसन होता है। तो सबसे पहले समझेंगे पौधों में श्वसन या रेस्पायरेशन कैसे होता है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, मार्क भी लगाते जाया करूँगा। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है कि स्क्रीन ज़्यादा हिलने लगती है तो फिर बनता नहीं है। चलिए वायवीय श्वसन ये हमारा समाप्त। पौधों में श्वसन समझेंगे। पौधे श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा मुक्त करते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। कोई अगर पूछेगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन देते हैं किस माध्यम से देते हैं, तो वो श्वसन के माध्यम से देते हैं। तो जब वो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो तभी क्या है, ऊर्जा मुक्त होती है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा कब मुक्त करते हैं ये लोग? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे ज़्यादा। तो अगर पौधे श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसी में क्या करते हैं, छोड़ते भी हैं। तो अभी के लिए क्या समझेंगे हम, पौधे श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। नहीं तो अगर श्वसन नहीं करेंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। वो सेम हमारे ही जैसे होते हैं। यानी कैसे कि अगर हम लोग भी सांस नहीं लेंगे ना तो निपट जाएंगे। हम अगर सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारे अंदर एनर्जी है। अगर सांस लेना बंद कर देंगे तो हमारे शरीर की एनर्जी एकदम फीकी पड़ जाएगी, मतलब कुछ भी नहीं रह जाएगा। कोई भी ताकतवर इंसान हो, अगर उसके सांस को रोक दो ना भाई साहब, उसकी ताकत खत्म। मतलब मेन
जो अगर फोकस करें तो सबसे ज़्यादा किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वो श्वसन की रहती है। श्वसन जिसके शरीर पर जा रही है, यानी ऑक्सीजन जिसके शरीर पर है, तो उसमें एनर्जी भी है। तो श्वसन के माध्यम से क्या मिलती है? एनर्जी। तुम खाना चाहे जितना खा लो भाई साहब, अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे, मतलब सांस नहीं लेंगे, तो उस खाने का पूरा जो एनर्जी है वो आपके शरीर में नहीं आने वाला है। एनर्जी कब आती है? जब वो भोजन और वायु दोनों एक साथ मिलते हैं, तब ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये चीज़ें आपको समझना होगा, ठीक है। तो क्या समझ रहे थे कि उपस्थिति में होता है, अच्छा सॉरी, वायवीय श्वसन है, पौधों में श्वसन समझ रहे थे। तो पौधे श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग वृद्धि और जैव प्रक्रियाओं में होता है। यानी अपने आप को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, अपने अपने शाखाओं को क्या करते हैं? बड़ा करते हैं, अपने जो पत्तियां हैं उनको हरा भरा रखते हैं, इसी के माध्यम से तो रखते हैं। तो अपने आप को डेवलप करते हैं, ये हो सकता है। फिर पौधों के निम्नलिखित माध्यमों से गैसों का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान, यानी गैसों का आवागमन विभिन्न प्रकार से होता है। समझेंगे किन किन माध्यमों से होता है। चलिए सबसे पहले समझेंगे हम जड़ों में, यानी जड़ों द्वारा होता है। एक तो किसके द्वारा होता है? जड़ों द्वारा, ठीक है। यहाँ पर हमने हेडिंग नहीं डाला, बाकी आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा अगर डालने की इच्छा हो तो जड़ों द्वारा होता है। कैसे? जड़ों में गैसीय विनिमय मृदा, मृदा मतलब मिट्टी के कणों में उपस्थित वायु से, यानी अब जो मिट्टी है ना नीचे वाली, वहां पर भी वायु उपस्थित है, वहां पर भी वायु पाई जाती है। तो क्या करते हैं जड़? जड़ अपने गैसीय विनिमय के माध्यम से वो क्या करते हैं? मृदा के अंदर उपस्थित वायु को पेड़ तक पहुंचाते हैं, पेड़ तक पहुंचाते हैं। तो ये हो गया गैसीय विनिमय जड़ों द्वारा। कैसा हो गया? जड़ों द्वारा। अब समझेंगे हम तनों द्वारा। बाकी आप लोग चित्र देख सकते हैं, एकदम मस्त चित्र से समझ में आ जाएगा आपको। ये है जड़, ये है जड़, और ये भू स्तर, यानी भू स्तर ही इसे कहिएगा, बाकी जो शब्द लिखा है उसे इग्नोर करिएगा। और मृदा के कण जो हल्के हल्के हैं ना, मृदा के कण छोटे छोटे मृदा के कण हैं, और ये वायु के स्थान है, जो जो खाली है ना वहाँ पर वायु है, ये खाली स्थान वायु वाले हैं। फिर मूल रोम, मूल रोम क्या होते हैं? मूल रोम अगर आप लोगों ने कभी कोई छोटा सा पौधा उखाड़ा हो बचपन में, या कभी भी उखाड़ा होगा आप लोगों ने, ऐसा तो है नहीं कि उखाड़ना होगा, तो देखा होगा नीचे की जो जड़ें होती हैं हल्का सफेद सफेद की, एकदम रुएदार होते हैं, मतलब एकदम पतले पतले, उनको हम मूल रोम कहते हैं, मूल रोमों द्वारा। तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है जड़ों द्वारा, किन के माध्यम से? तो मूल रोमों के द्वारा क्या होता है? वायु का आवागमन होता है, या कह सकते हैं वायु वहां से ली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय, चाहे आप लोग हेडिंग भी डाल सकते हैं। अब तनों द्वारा गैसीय विनिमय देखेंगे, तो तनों द्वारा कैसे श्वसन होता है या वायु का आवागमन होता है। तो तने में गैसीय विनिमय काष्ठीय पौधों में वात रंध्रों द्वारा तथा शासकीय पौधों में रंध्रों द्वारा होता है। यानी पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक काष्ठीय पौधा हो गया, एक सकीय पौधा हो गया, शासकीय कह रहा था, सकीय पौधे, ठीक है, सकीय पौधे हो गया। तो सकीय पौधे में रंध्र द्वारा होता है, और काष्ठीय पौधे जो भी होते हैं वात रंध्र द्वारा होता है। अगर आप लोग इनके चित्र देखना चाहते हैं, हमने चित्र यहाँ पर लगाया नहीं है उनका, तो आप लोग इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। आप लोग अभी कापी में लिख लीजिएगा काष्ठीय पौधे और शाकीय पौधे, कि उनके रंध्र दिखाइए और उनके वात रंध्र दिखाइए, तो आप लोगों को काफी सारी इमेजेज मिल जाएंगी, ठीक। चलिए अब देखते हैं पत्तियों द्वारा कैसे होते हैं। क्योंकि देखिए वो जो तने होते हैं ना, इतने मोटे मोटे जो तने होते हैं, उन पर क्या होते हैं? हल्के हल्के छिद्र होते हैं, जिनको हम कहते हैं वात रंध्र, जहाँ से वायु का क्या होता है? विनिमय होता है, मतलब आवागमन होता है। आवागमन का मतलब आदान प्रदान, यानी वायु निकलती भी है वायु जाती भी है। ऐसा थोड़ी ना है कि उनके पास नाक कान मुंह है। तो उन्हीं वहीं से क्या होता है? गैस का जाना और गैस का आना। तो इसी को एक शब्द में हम लोग कह देते हैं विनिमय। क्या बोलेंगे? विनिमय, एक शब्द में विनिमय, गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय। तो तनों में हल्के हल्के जो छिद्र होते हैं उनको वात रंध्र कहते हैं, किनमें? काष्ठीय पौधों में। और अगर सकीय पौधे होंगे तो उनमें रंध्र होते हैं। चलिए पत्तियों में कैसे गैसीय विनिमय होता है? तो पत्तियों में गैसीय विनिमय रंध्रों के माध्यम से होता है। किन के माध्यम से? रंध्रों के माध्यम से। यानी जो पत्ते होते हैं ना, पत्तियों में होते हैं रंध्र, रंध्र का मतलब छिद्र। अब देखिए रंध्र में भी कैसे होते हैं? रंध्र में होते हैं एक खुला रंध्र और एक बंद रंध्र, खुला रंध्र और एक होता है बंद रंध्र, ठीक। यहाँ से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। चलिए अब क्या देखने वाले हम लोग? जंतुओं में श्वसन। हमने पहले क्या पढ़ा? पौधों में श्वसन। फिर क्या समझेंगे? जंतुओं में श्वसन। फिर जंतुओं में भी श्वसन होते हैं कई प्रकार से, जलीय जंतु हो गया, स्थलीय जंतु हो गया, फिर मनुष्य में श्वसन लास्ट में समझेंगे।
देखिए आज मैं पूरा श्वसन कंप्लीट करके ही जाऊंगा। आप अभी अभी चले जाएंगे, चलने वाला है वो आपका नुकसान होगा, उसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक। तो आपको ये क्लास जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आपको देखना है, बाकी चीज़ों को समझना है। अगर अभी कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आई हैं तो अगर दोबारा देख लेंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी होंगी। ठीक है। तो अब समझेंगे जंतुओं में श्वसन। तो सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं। जंतु त्वचा या विशिष्ट अंग जो किसी जीव के श्वसन तंत्र को बनाते हैं, इसे समझेंगे थोड़ा। क्या है? जंतु त्वचा या विशिष्ट अंग जो किसी जीव के श्वसन तंत्र को बनाते हैं। जो त्वचा होते हैं, जंतु के त्वचा होते हैं जो विशिष्ट अंग को किसी जीव के श्वसन तंत्र को बनाते हैं। श्वसन तंत्र समझ रहे हैं ना? जैसे नाक हो गया तो नाक में जो उनके शरीर के अंदर जो श्वसन तंत्र होता है ना, तो बाकी ये चीज़ आपको याद नहीं करना है। ठीक है। तो श्वसन तंत्र को बनाते हैं, ये के माध्यम से श्वसन करते हैं। यानी जो उनके शरीर के अंदर होता है श्वसन तंत्र, तो उसके माध्यम से वो सांस लेते हैं। हमारे अंदर भी है फेफड़ा वगैरह, तो हम उससे सांस लेते हैं, उसी प्रकार उनके अंदर भी है। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा रटनी नहीं है, केवल इनको पढ़ना है, रटना नहीं है। मैं अभी समझा दे रहा हूँ, इसके बाद आप पढ़ना या ना पढ़ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर आप लोग इसे लिखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मत लिखिएगा। ठीक। तो जंतुओं में श्वसन, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता है, इसकी हेडिंग नहीं पूछी जाती है। इन अंगों की संरचना ऐसी होती है जो सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती है और ऑक्सीजन युक्त वातावरण के संपर्क में रहती है। ठीक है। तो ये कुछ परिभाषा है, बाकी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना आपको। चलिए अब देखते हैं जलीय जंतु। क्या है जलीय जंतु? जंतु भी तो कई प्रकार के होते हैं ना, जलीय जंतु, स्थलीय जंतु, और कौन से जंतु होते हैं? तो कोई मरुस्थलीय भी होते हैं, तो बाकी वो स्थलीय में आ जाते हैं। बाकी अगर आप लोग वो विचार ना विचार, अगर इस तरह की चीज़ें अगर अभी नहीं, मतलब हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, कोई दूसरी क्लास लेकर आएंगे, उसमें वो सारी चीज़ें कवर कर देंगे आपकी। तो पहले हम क्या समझेंगे, हमारा अभी यहाँ पर केवल फोकस रहना चाहिए कि श्वसन क्या है और श्वसन के जो भी पार्ट्स हैं। तो जलीय जंतु को समझेंगे सबसे पहले कि जलीय जंतु कैसे लेते हैं। बाकी जलीय जंतु को देखा होगा यार आप लोगों ने। अगर जलीय जंतु क्या, अगर आपसे कोई क्या देगा ना, एक बार पढ़ने के बाद अगर कह देगा ना, तो आप लोग सिंपल सा परिभाषा बता सकते हैं, समझा सकते हैं उसको। ये तो मुझे भी विश्वास हो। तो देखिए समझेंगे क्या, ये गलफड़े, ये गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, कि जो जलीय जंतु होते हैं वो किन के द्वारा सांस लेते हैं या श्वसन करते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? गलफड़ों द्वारा। यानी जितने भी जलीय जंतु होते हैं वो गलफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है। जलीय जंतुओं में श्वसन की दर अधिक होती है, ये बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत सारे मतलब इस तरह के क्वेश्चन ना आप लोग इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखा जाए तो अधिकतर सेट्स में ये मिलते हैं। तो कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या आएगा कि जलीय जंतु में श्वसन की दर कैसी होती है, क्या आएगा, धीमी, तेज या नॉर्मल, या क्या आएगा या मान लीजिए इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, मान लीजिए इनमें से कोई नहीं आएगा, तो चार ऑप्शन हो गए, तो आप लोग क्या कहेंगे? अधिक होती है, ज्यादा होती है। बस आपका आंसर यही होना चाहिए। ठीक। आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। जलीय जंतुओं में श्वसन की दर अधिक होती है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए क्या होता है कि वो उनकी जो रिस्पिरेशन होती है, जो उनकी श्वसन दर होती है वो तेज होती है। बस इतना ही कुछ जलीय जंतु में आपको लिखना है या समझना है। ठीक। फिर इसके बाद हम कहाँ पर आए थे? मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन तंत्र शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब देखिए, वो क्या है, श्वसन तंत्र है, तो क्या प्रदान करेगा? ऑक्सीजन ही प्रदान करेगा, और क्या करेगा, और क्या कर सकता है? और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकता है, शरीर से बाहर निकाल सकता है। बस इसके वही काम हो सकते हैं, और भी काम होते हैं भाई साहब। अ, क्या करता है? एनर्जी भी तो देता है। मेन मेन अगर काम इसका देखा जाए तो एनर्जी देना ही तो है श्वसन तंत्र का। तो हल्का-फुल्का समझेंगे यही कि वो क्या करता है, हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, उसी को हम श्वसन कहते हैं। किसमें? याद रखिएगा, मनुष्य में श्वसन की बातें कर रहा हूँ। वो श्वसन की परिभाषा अलग थी, उस सबको लेकर चल रही थी। लेकिन ये जो श्वसन की परिभाषा बता रहा हूँ, ये श्वसन की परिभाषा केवल मनुष्य के लिए है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक?
बाकी ये नाक है, आपको दिख रहा होगा, ये नाक है और ये नस का मार्ग है, मार्ग मतलब रास्ता। फिर ये ग्रसनी है, ये ग्रसनी है। देखो बताओ, मुंह को ग्रसनी बता रखा है, मतलब अलग ही लेवल का चित्र है। तो फिर ये श्वास नली है, श्वास नली। इसके बाद स्वयर यंत्र, यानी यहाँ पर भी बक्कल कोड होता है, स्वयर यंत्र। इसी के माध्यम से तो हम लोग बोल पा रहे हैं आज। अगर हम इस प्रकार से बोल पा रहे हैं ना, तो इसी के कारण। नहीं तो आ ओ ऐसे हम करते रहते भाई साहब। तो जो लोग बोल नहीं पाते हैं ना, तो उनका स्वैर यंत्र ही खराब हो जाता है, ठीक है, सही से काम नहीं करता है। फिर ये श्वसनी है। फिर इसके बाद ये दो पसलियाँ हैं, इनको तो जानते ही होंगे, फेफड़ों को जानते होंगे। बाकी आपको चीज़ें कोई भी समझाने वाली यहाँ पर कोई खास चीज़ें नहीं है। ये क्या है, पूरा फेफड़ा है हमारा। फिर ये पसलियाँ हैं जो बनी है ऐसे लाइन लाइन वाली, ये पसलियाँ हैं। देखो मैं एक पसलियाँ ये बना भी दिया, बताओ और क्या चाहिए आपको। इसके बाद डायफ्राम है, फिर श्वसनिका है, ठीक। तो बाकी चित्र में आपको ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है। मेन अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, मनुष्य में गैसीय विनिमय की क्रियाविधि कैसे होती है। फिर इसके बाद समझेंगे वायु अंदर खींची जाती है तब क्या होता है। और मैं बताऊँ ना आपको, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछे जाते हैं। कहाँ से? यहाँ से। वायु अंदर खींचते हैं तो क्या होता है, वायु को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में भी आता है और 2 नंबर से 3 नंबर में भी आता है। तो इसलिए इसको समझ के ही चलना होगा आपको, ठीक। तो सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग, क्रियाविधि समझेंगे, गैसीय विनिमय। तो सबसे पहला क्या है, अंतः श्वसन। अंतः का मतलब अंदर की ओर की प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर किया जाता है। अंतः श्वसन, देखिए अगर कभी आपसे पूछा जाए अंतः श्वसन बाह्य श्वसन, तो एकदम इजी हो जाएगा, आपको यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। अंतः श्वसन मतलब जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, अंतः श्वसन हो गया। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लिया जाता है, तो वो हमारा श्वसन हो गया, वो सॉरी अंतः श्वसन हो गया। फिर दूसरी हेडिंग क्या है हमारी, दूसरा पॉइंट है रुधिर केशिकाओं और एलियोओली। एलियोओली नाम याद रखना थोड़ा कठिन हो सकता है, बाकी हिंदी में नाम क्या है इसका, वायु वायु कूपिका या कूपिकाएं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। किनके बीच, अगर कोई कहेगा, कोई पूछेगा कि रुधिर केशिकाओं या रुधिर कोशिकाओं तथा वायु कूपिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, तो आप कहेंगे आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, अगर ये पॉइंट आपको ज़्यादा कठिन लग रहा है तो आप लोग छोड़ भी दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, 2 पॉइंट बहुत है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को, युक्त कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़ों के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना या वायुमंडल में छोड़ना, जिसे कहते हैं बाह्य श्वसन। तो आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। इन पर आप कोई भी डाउट्स नहीं रह गया होगा। अंतः श्वसन क्या आएगा, ऑक्सीजन को अंदर लेगा, कहाँ से, वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना। और फिर बाह्य श्वसन क्या होगा, जो फेफड़ों के माध्यम से, मतलब जो फेफड़ों के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है, इसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं, ठीक। तो अब मेन आते हैं जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, वो वायु अंदर खींचे तब क्या होता है, जो वायु को बाहर निकाले तब क्या होता है। इसे देखिए, अगर आप कुछ भी ना पढ़े, लेकिन ये जरूर आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ, ये जरूर आपको याद होना चाहिए, ठीक। क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसे हम इंपॉर्टेंट ही बताते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो वायु अंदर खींची जाती है तब क्या होता है, तो जो पसलियाँ होती हैं ना, ये पसलियाँ, ये जो पसलियाँ हैं, ये क्या हो जाती हैं, बाहर की ओर उठ जाती हैं। अब जैसे ही आप लोग कभी सांस लिए होंगे, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा जो फेफड़े हैं ये क्या हो गए, बाहर की ओर निकल आए। खुद मतलब एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पर शायद रुधिर और श्वसन का जो डिफरेंस बताया था, शायद उसमें समझा दिया है मैंने। कुछ आपको एक क्लास दी थी, उसमें मैंने ये समझाया था, ठीक है। तो अभी समझेंगे क्या, पसलियाँ बाहर की ओर उठती हैं, ये बाहर की ओर उड़ जाती है, निकल जाती हैं। जो वक्षगुहा क्या होते हैं, बड़ी हो जाती हैं, यानी जो वक्षगुहा क्या हो जाएंगी, वो बड़ी हो जाएंगी। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, वक्षगुहा बड़ी हो जाती है। फिर डायफ्राम क्या हो जाता है, डायफ्राम नीचे आ जाता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है,
डायफ्राम नीचे चाहता, ये क्या यार, कितना मतलब टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पर क्या समझेंगे, डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है। जब वायु को हम अंदर लेते हैं ना, तो जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम वो नीचे की ओर चला जाता है। और और क्या होता है, जो पसलियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आप कहेंगे बाहर की ओर फैल जाती हैं। जो वक्ष क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो जब अंदर लेंगे तो क्या होंगे, पसलियां बाहर क्यों निकलेंगी, वक्ष बड़ा हो जाएगा। और जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक। अब वायु को जब बाहर निकालते हैं तब क्या होता है, तो बस उसी का अपोजिट हो जाता है। एक याद कर लीजिएगा, दूसरा याद हो जाएगा, एक याद कर लीजिएगा, दूसरा याद हो जाएगा आपको। ठीक है। तो पसलियां अंदर की ओर आ जाती हैं, वक्षुगा छोटी हो जाती है, डायफ्राम ऊपर चला जाता है, बात खत्म। ठीक। तो बस क्लास भी हो गई हमारी, क्या है, खत्म। बाकी अच्छा, खत्म नहीं हुई यार, खत्म नहीं हुआ। अभी हमारा अवायवीय श्वसन बचा है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको वो भी समझा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अवायवीय श्वसन क्या है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये चीज मैंने आपको पहले समझा दिया था। और अल्प मात्रा में इसमें ऊर्जा मिलती है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, ईस्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, खमीर। तो ईस्ट, ईस्ट में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ईस्ट से। ठीक। ईस्ट से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसको थोड़ा पीडीएफ को छोटा कर ले। चलिए आप समझिएगा, क्या समझना था हमको, हाँ ईस्ट, खमीर या ईस्ट। ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। इसे हम सूक्ष्म जीवों के किण्वन के नाम से भी जाना जाता है। तो किण्वन भी कभी पूछे तो आपको यही परिभाषा लिखना है। क्या, तो ईस्ट में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान क्या होता है, शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा, यानी जो शर्करा होता है, जो हमारा भोजन होता है, शर्करा आप देखिए वही समझिएगा, उसके लिए शर्करा ही है। तो शर्करा में अपूर्ण ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की अपूर्ण मात्रा, अपूर्ण मतलब कम, द्वारा इथेनॉल इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो जाता है। मतलब जो उनका शर्करा होता है ना, जो शर्करा होती है ईस्ट के अंदर, जो ईस्ट के लिए शर्करा होती है ना, तो जब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण या ऑक्सीजन के क्या एक शब्द होता है, अभाव के कारण, ऑक्सीजन के अभाव के कारण क्या होता है ईस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन के अभाव के कारण क्या होता है, तो वहाँ पर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति हो जाती है। इसको आपको पॉइंट लगाकर याद कर लेना है। ठीक है। तो आप लोग लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे तो वीडियो को बैक करके दोबारा ये क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे सूक्ष्म जीवों में किण्वन के नाम से भी जाना जाता है। अब ईस्ट क्या है, सूक्ष्म जीव ही तो है। तो सूक्ष्म जीवों में इसे किण्वन के नाम से भी जाना जाता है। मांसपेशियों में समझ लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो जनरली हमारे शरीर में कभी भी दर्द होता है, तो अगर कोई पूछता है तुम्हारे शरीर में दर्द क्यों हुआ, तो जवाब यही आता है कि मैंने ज़्यादा काम कर लिया है। तो भाई साहब, ज़्यादा काम कर लिया है तो दर्द हो रहा है, ठीक है। और कम काम करते हैं तो कम दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, हेडिंग की मांसपेशियों में, मांसपेशियों की कोशिकाओं में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। मतलब मांसपेशियों के अंदर जब हम लोग काम करते हैं ना, तो वहाँ पर शर्करा तो उपस्थित होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, सॉरी अनुपस्थिति नहीं कहेंगे, अभाव, अभाव का मतलब कमी, वहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जिस कारण क्या होता है, हमारा शरीर दर्द करने लगता है। मतलब वहाँ पर लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है, लैक्टिक अम्ल वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं, जब वहाँ पर कोई भी मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पर अगर शर्करा होगी, शर्करा होगी ऐसे तो है नहीं है, शर्करा मतलब जो भी भोजन होगा, तो वो भोजन वहाँ पर होगा। तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ी, ऑक्सीजन की वहाँ पर अगर कमी पड़ी या अभाव हुआ, अनुपस्थिति नहीं कहूँगा, अभाव कहूँगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कमी होती है। तो जैसे उसमें कमी पड़ी तो वहाँ पर लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है। और लैक्टिक अम्ल क्या करता है, मांसपेशियों में दर्द पैदा करता है, सूजन पैदा करता है। इसलिए हम जब बूढ़ी ऐसे पढ़ाते हैं ना, तो हमारे हाथ वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, फिर दर्द करते हैं। वो इसी के कारण होता है कि हम क्या है, जल्दी जल्दी लगे रहते हैं, जल्दी जल्दी करते रहते हैं, और वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, कमी हो जाता है, जिस कारण वहाँ पर लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति हो जाती है, वहाँ पर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और लैक्टिक अम्ल क्या करता है, लैक्टिक अम्ल उस शरीर में सूजन पैदा करता है, शरीर में दर्द पैदा करता है।
तो इसलिए शरीर दर्द करता है। तो क्लास हुई हमारी एंड, यानी इसका हो गया खात्मा श्वसन का। तो आप लोग कमेंट करिएगा और प्यार भरा आप सभी को नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद। मैं जो भी बोलूँ वो भी कम है क्योंकि आप लोगों ने इस क्लास को पूरा देखा है। तो आप लोग यही समझिएगा कि जो भी भाई साहब अभी मेहनत कर रहे हो ना, तो ये मेहनत आपको 2027 का जब रिजल्ट निकलेगा ना, तब मिलेगा इसका मेहनत का फल। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो बाकी अगले दिन से मैं अगर कोई भी क्लास लेकर आऊँगा तो उसमें कुछ मोटिवेशनल बातें भी और कुछ चीज़ें मैं बताकर जाया करूँगा जो आपकी लाइफ के लिए थोड़ा लाभदायक होंगी, जो आपके जीवन के लिए अच्छी होंगी। ठीक, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।